हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? बढ़िया से आपके सारे चैप्टर्स हो रहे हैं सीरीज के थ्रू। हेलिक्स की ये बहुत ही बढ़िया सीरीज है जहां पर आपको क्या करवाया जा रहा है, क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारे चैप्टर्स हो गए। हम एक नया चैप्टर जो आपका रहता है वो क्या है, वर्क एनर्जी पावर, हम इसको भी कर लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास 2 kg का ब्लॉक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसको ऐसे पुल किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा इन द टाइम इंटरवल 0 एंड 5 सेकेंड्स। तो अगर फ्रिक्शन पूछी गई तो सबसे पहले फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी, राइट। अब फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं, क्योंकि अगर ब्लॉक मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा आपको पता है क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है तो म्यू के इंटू एन हो जाएगा। और अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो किसके बराबर हो जाएगी, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसी के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अब चेक कैसे करना है कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए आपको पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। तो आपको देखना पड़ेगा जो फोर्स उसको मूव करवाएगा वो लिमिटिंग से ज़्यादा अगर है तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, अगर ज़्यादा नहीं है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये ब्लॉक मूव कर पाएगा या नहीं, मतलब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी एफबीडी आपको बनानी पड़ेगी। नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, तो 2 इंटू जी हो जाएगा। ग्राउंड से एक लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल। ये जो 20 न्यूटन है इसका इधर कॉम्पोनेंट आएगा 20 कॉस 37, और इसका एक कॉम्पोनेंट ऊपर आएगा वो क्या बनेगा, 20 साइन 37। तो सबसे पहले आप देखो एफबीडी क्या बनेगी, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम बात करें, अलोंग वाई एक्सिस मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन को, क्या बनेगा, नॉर्मल प्लस 20 साइन 37 और नीचे इज इक्वल टू 2g, क्योंकि ऊपर तो मूव नहीं कर रहा तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन कितना बना, 22g हो जाएगा, 20 माइनस 20 साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। सो 5 4 20 12, तो अपना नॉर्मल डायरेक्शन कितना आ गया, 20 माइनस 12 8 न्यूटन्स। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बनेगी, म्यू इंटू एन। आपको म्यू कितना दिया हुआ है, 0.5, तो क्या बन जाएगा 0.5 इंटू 8, तो ये बन गया 4 न्यूटन। क्लियर है? तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई 4 न्यूटन। अब इसको मूव कौन करवाएगा, इस ब्लॉक को मूव कौन करवाएगा, ये वाला फोर्स 20 cos 37। तो देखो 20 cos 37 की वैल्यू कितनी बनेगी, 20 इंटू कॉस 37 मीन्स 4/5, तो ये बन गया 16 न्यूटन्स। क्लियर है? 16 न्यूटन्स। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि 0 से 5 सेकेंड्स में ये कितना मूव करेगा। क्लियर है? तो सीधा सीधा हमने क्या करना है, हमने इसकी एफबीडी दोबारा बनानी है। यहाँ का हमने निकाला 16 न्यूटन, वर्टिकल का सारा तामझाम करने के बाद हमें इतना पता चला फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी 4 न्यूटन, क्योंकि हमें म्यू की वैल्यू एक ही दे रखी है, हमें म्यू की वैल्यू एक ही दे रखी है, तो म्यू एस एंड म्यू के काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हम सेम लेंगे। तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शन लगेगी वो कितनी लगेगी, 4 न्यूटन। तो यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी पहले इसकी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितनी बनेगी, नेट फोर्स 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना दे रखा है, 2 kg। क्लियर है? तो ये कितना बन गया, एक्सीलरेशन बन गई 12/2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन आ गई। मैंने एक्सीलरेशन क्यों निकाली है, क्योंकि देखो ये ब्लॉक आगे जाएगा, यहाँ पर 0 सेकेंड पर था, यहाँ पर 5 सेकेंड पे पहुँचेगा, हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिए। तो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन में, तो एस कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? तो यू तो 0 ही है, हाफ इंटू एक्सीलरेशन 6 आई, हमें 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है वो देखना है। तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो एस कितना आ गया,
75 मीटर्स। तो 75 मीटर्स आगे जा रहा है। अब वर्क डन क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन होता है एफ डॉट एस। इस फिगर में आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है और फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 180। सो दिस विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180। आगे आंसर कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन था। क्या बना ये 75 इंटू 75 तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट 75 इंटू कॉस 180 -1, तो कितना आ गया ये -300 जूल्स। क्लियर है। कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स में आपको सारी ध्यान में रखनी पड़ेंगी चीज़ें, कौन सी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, एंगल कितना उनके बीच में, और ताकि आप उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। तो आपका आंसर क्या बना -300 जूल्स। क्लियर है। आगे चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉडी ऑफ मास 2 kg अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स मूव्स इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस x मीटर्स में, टाइम सेकंड्स में, वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। देखो इसमें ये अगर हम ध्यान से देखें ये क्वेश्चन ना, जब भी आपको ऐसे x दिया हो ना, तो एक काम किया करो, आप ना वेलोसिटी निकाल लिया करो उसकी डिफरेंशिएशन करके। क्यों, अभी बताता हूँ। आप देखो वेलोसिटी क्या बनेगी dx बाय dt, तो ये बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ 4 प्लस टी क्यूब बाय 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिफरेंशिएशन 4 की तो 0 हो जाएगी, टी क्यूब की डिफरेंशिएशन 3 टी स्क्वायर बनेगी डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया टी स्क्वायर। तो मतलब किसी भी टाइम पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है टी स्क्वायर। अब मैंने ये वेलोसिटी क्यों निकाली, इसको बताओ भाई। अच्छा आप तो कैसे बताओगे, खुद को तो बता सकते हो, खुद ही को बताना है। नीट तुमने क्रैक करनी है, कैसे क्रैक करनी है, खुद को चीज़ें बोल कर सुना कर कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लाउडली बोला करो। टीचर जब क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसको जवाब दिया करो। तुम जवाब दोगे, तुम्हारा आंसर सही होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें वो चीज़ याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। तो वेलोसिटी ये आ गई। अब मैंने ये क्यों किया, देखो जब भी वर्क निकालना होता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, बड़ी ज़रूरी थ्योरम है। क्या वो है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है, ये कहती है कि बॉडी के ऊपर सारे के सारे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस के कारण जितना भी वर्क होगा, टोटल मिलाकर जितना भी वर्क होगा, कुछ पॉजिटिव भी करेंगे, कुछ नेगेटिव भी करेंगे, कुछ ऐसे ही लग रहे होंगे फोर्सेस जिनका कोई वर्क भी नहीं होगा, तो सभी का वर्क मिलाकर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। तो बस अब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको वेलोसिटी 2t स्क्वायर वेलोसिटी t स्क्वायर मिली है, तो ठीक है वेलोसिटी t स्क्वायर आ गई। आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी चाहिए, टाइम देखो कौन कौन सा दे रखा है, वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड हो जाएगी t इक्वल्स टू 0 पे। तो आप क्या करें, सबसे पहले t लिख लो कितना है, तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल 0, एंड फर्स्ट 2 सेकेंड्स है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर विच विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर, बात खत्म। वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या बन गया, हाफ इंटू मास कितना दिया बच्चे, मास दिया हुआ है 2 kg। आ गया आंसर, हाफ इंटू 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर मतलब सीधा सीधा 4 हाफ इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 0, तो कितना बना, 2 से 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर कितना आ गया 16 जूल्स। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा 16 जूल, सेकंड ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है दो चीजें। आपको दे रखा है रनिंग मैन, एक आदमी भाग रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक बॉय से हाफ है, हाफ ऑफ हिज मास। ठीक है, मतलब आदमी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है, किसके हाफ है, एक बॉय के जिसका मास आदमी के मास से आधा है। तो मतलब अगर मैं मास ऑफ मैन
की बात करूं वो इतना ले लिया मैंने, तो यहाँ इसको सीधा हम कैपिटल M ले लेते हैं। ये मैन का मास हो गया, क्लियर है, और बॉय का मास क्या हो जाएगा, मैन के मास का हाफ दे रखा है, क्लियर है। तो बस जो जो दिया वो कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन जो दे रखी है आपको, डेट इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। तो फॉर्मूला ही लगाना है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, हाफ मास वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय कितनी हो जाएगी, हाफ मास ऑफ बॉय, वो क्या है, मास ऑफ मैन का हाफ इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हाफ उड़ गया, m से m कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या बन गई, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन। ये पहला रिलेशन निकल आया। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा उन्होंने कि द मैन स्पीड्स अप, दूसरा आपको दिया हुआ है कि द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड, मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय। मतलब अगर आदमी ने अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चे के काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं नई काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ मास ऑफ मैन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो इतनी थी पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। तो वो क्या बनेगी, हाफ इंटू बॉय का मास विच इज हाफ ऑफ द मैन्स मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये m/2 कट गया, क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय स्क्वायर बाय 2। अंडर रूट ले लो, क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय √2। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी निकाली है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन, और हमें ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन ही तो पूछी है, तो इसलिए हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी बन गई, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन बाय √2। तो ये √2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू √2 Vm माइनस Vm। तो Vm कॉमन निकाला, ये कितना बन गया, √2 माइनस 1 इंटू Vm। क्या कैलकुलेशन करवा रहे हो तुम लोग मुझसे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि सर ठीक है आता है बस करो, आगे हम खुद कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लो इतना आंसर आ गया, क्या बनेगा, 1/√2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। पता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, ये दिया है ये दिया है, ठीक है, हवा में याद रखते और सामने लिखा करो। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर सही से सामने लिखा करो कि दिया क्या है, लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, ये स्टेटमेंट ए है। और दूसरी स्टेटमेंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, क्लियर है, उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो पूछा जा रहा है ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए डज नॉट इम्प्लाई बी एंड बी डज नॉट इम्प्लाई ए। मतलब बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि अगर ये है तो ये होगा कि नहीं होगा, अगर ये है तो ये होगा कि नहीं होगा, ये लॉजिक है, समझ रहे हो बात को। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स इज 0, मतलब एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका लीनियर मोमेंटम 0 है। तो कैसे हो सकता है, पहला पार्टिकल है m1, दूसरा पार्टिकल है m2, दो ही पार्टिकल से ले लेते हैं। अगर इनका मोमेंटम 0 करना है तो हो सकता है ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, दोनों रेस्ट पर होंगे तो लीनियर मोमेंटम इनका क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है। तो अगर ये चीज़ है, दोनों की स्पीड 0 है, दोनों का लीनियर मोमेंटम 0 है, तो इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0, क्लियर है। तो इससे बच्चा क्या कर देता है, इससे बच्चा ये बोल देता है कि A इम्प्लाइज B, कि अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 0 है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, A होने पर B तो होगा ही होगा। एंड B इम्प्लाइज A, B सिस्टम ऑफ पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसका मतलब रेस्ट पर ही होंगे, तो A कर देते हैं, पर ये गलत है। क्यों, तुम एक चीज़ मिस कर रहे हो, ये जो मोमेंटम है ना बच्चे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का सम 0 हो सकता है अगर वो नॉन ज़ीरो वैल्यू भी है। जैसे मान लीजिए मैंने दो मासेस को m1 एंड m2 को छोड़ दिया, ये दोनों रेस्ट पर थे, ये दोनों इनिशियली रेस्ट पर थे,
मैंने अलाउ किया कि तुम मूव करो ड्यू टू ईच अदर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इनिशियली तो ये रेस्ट पर था, इनिशियली ये भी रेस्ट पर था, तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो गया, ज़ीरो। पर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम भी होगा ज़ीरो। तो मतलब इवन दो ये m1 कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुँचेगा, कुछ वेलोसिटी u1 से जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ v1 कर लेते हैं इसको, और ये मास कहीं यहाँ पहुँचा होगा, तो ये कुछ मास v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो मोमेंटम का सम क्या बनेगा, m1 v1 राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है, तो इसलिए माइनस m2 v2 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। पर क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर बन जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या इन दोनों का सम जीरो होगा, इन दोनों का सम जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जीरो है तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, तो ये चीज तो गलत होगी, तो ये चीज तो गलत हो गई, समझे कि नहीं। इसको मैंने क्यों मिटा दिया पता नहीं, चलो इसको वापस ले आते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हाँ अगर मैं बोलूं, मतलब ए तो बी इंप्लाई नहीं कर रहा, पर अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब क्या है, बोलो। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि दोनों पार्टिकल्स रेस्ट पर है, तभी तो जीरो होगी। अरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो नॉन जीरो ही होगी ना, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी स्केलर हाफ एम वी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, ये दोनों ऐड होकर जीरो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, जीरो। अब अगर दोनों की वेलोसिटी जीरो है, मूव ही नहीं कर रहे, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए आपका क्या बन जाएगा, अगर मोमेंटम जीरो है तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, तो मतलब ए डज नॉट इंप्लाई बी। पर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम जीरो हो सकता होगा सिस्टम का, तो इसका मतलब बट बी इंप्लाइज ए, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि लीनियर मोमेंटम, देखो एक चीज़ याद रखना, गोल्डन सजेशन, ट्रिक नहीं टिप, आप लोगों को जब भी क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बेस्ड डायरेक्शन में फंसाया जाता है, तो डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करना। वैसे भी जीवन में बहुत डायरेक्शनलेस चल रहे हो तुम लोग, डायरेक्शनलेस मत रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो और देखो जीवन कितना डायरेक्शन की तरफ एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर। ज्ञानवाद में ये पढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि a trolley of mass 60 kg moves on a horizontal surface and has kinetic energy this, ठीक है, बना लेते हैं फिगर साथ में। ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है, ये टायर लगा देते हैं, इसको भगा देते हैं, इसका मास 60 kg है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 120 जूल्स है। अब पूछा जा रहा है कि 40 kg इज लोवर्ड वर्टिकली ऑन द ट्रॉली, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नाउ। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आपको क्या चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको चाहिए फाइनल मास हाफ इंटू वी स्क्वायर। तो फाइनल मास कितना है, ट्रॉली के ऊपर 40 kg आ गया, तो फाइनल मास तो कितना हो जाएगा 100, और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, देखो ये जा रहा हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम होगा, तो वो कितना हो जाएगा, आपको पता है मोमेंटम कितना होता है, इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो मास कितना है 60, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 120, तो 120 का अंडर रूट कितना आ गया 120 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इनिशियल मोमेंटम है। मैंने मोमेंटम क्यों इंक्लूड किया यहाँ पर, आप खुद देखो, अगर बॉडी जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट रखूँगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही वो मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, उसके अंदर जैसे ही एक्स्ट्रा मास आया, एक्स्ट्रा मास आते क्या हुआ, उसका वेट बढ़ गया, वेट ना बोलो, उसका मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। क्यों, मोमेंटम कंजर्व्ड है।
तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बच्चे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली क्या होगा, ये ट्रॉली है, इसके ऊपर एक मास है, इन दोनों का मास 60 + 40 100 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम 120, फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, दोनों का मास 100 इंटू फाइनल वेलोसिटी, क्या बनी वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल गई, ट्रॉली और ये ब्लॉक दोनों हो जाएंगे इतनी वेलोसिटी से। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, कितनी मिली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 100 इंटू 1.2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, बन गया 144/2, तो आंसर आ गया 72 जूल्स। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया, आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना भी आ गया और आपको साथ में काइनेटिक एनर्जी निकालनी भी आ गई। क्लियर है, अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सोचते जाओगे तो होते जाएंगे। बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, विच टर्मिनेट्स इन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, तो आप थोड़ा सा और भी इसको बड़ा कर सकते हो ताकि आपको नजर आ जाए ये एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ठीक है, बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, ये तो साथ ही में ऐसे लिख लिया करो, पॉइंट ए से है ना, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल द बॉडी हिट द ग्राउंड। देखो होगा क्या, ये आया यहाँ से ऐसे 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 करते शू, ये ऐसे गिरेगा कहीं पर यही होगा ना, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करो, पहले इतने हिस्से को देखो, तो यहाँ पर जब ब्लॉक आएगा, जब ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्लाइड करता हुआ आ रहा है, वेलोसिटी होगी, तो उसको अगर ध्यान से देखो, मैंने एक इतनी हाइट से, मैंने 0.5 मीटर की हाइट से एक ब्लॉक को अगर वेलोसिटी v दे दी, तो ये ऐसे जाकर गिरेगा, ये बनेगी उसकी रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगी, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगी तो रेंज कितना बनेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू √2h/g। h क्या होता है, कितनी हाइट से वो नीचे गिरा, समझे बात। अब ये वेलोसिटी निकालनी, ये वेलोसिटी कैसे निकालें, बोलो बोलो कैसे निकालें। दो तरीके हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम है और एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। किससे करें, दोनों सिखा दूं, चलो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं। तो देखो ये तो कहता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, आपने देखना किस किस ने वर्क किया, किसने वर्क किया, नीचे कौन लेकर आ रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लेकर आ रही है, और कोई तो फोर्स लग ही नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शनलेस दे रखा है, तो ग्रेविटी का वर्क लगेगा। ग्रेविटी कितना डिस्टेंस नीचे लेकर आई, यहाँ से कितना डिस्टेंस लेकर आई, यहाँ से इतना, तो ये टोटल 1 मीटर था, ये 0.5 है, तो ये भी 0.5 मीटर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको मिल गया कि ये कितना मूव किया। तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है बच्चे, ग्रेविटी का वर्क होता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और ये आया भी नीचे है, तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg इंटू स्मॉल h, एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv²। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मुझे पता ही है, स्टार्ट्स स्लिपिंग फ्रॉम रेस्ट, तो 0 हो जाएगी। तो बस वैल्यू डालो, g h कितना है 0.5 मतलब हाफ, ये v²/2, ये कट गया, तो v² कितना आ गया, v² आ गया आपका g, तो यहाँ से v आ गया √10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्यों 10 मीटर लिखना, उसको g की टर्म्स में रहने दो, √g मीटर पर सेकेंड। अब रेंज में ये फॉर्मूला डालना, आंसर आ जाएगा। रेंज कितनी बनेगी, देखो रेंज कितनी बन गई, यहाँ थोड़ा सा इसको और बड़ा करके लिख देते हैं, फॉर्मूला तो नजर आ रहा है ना। तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू v अपना आया √g इंटू √2h/g, तो √g कट गया, तो कितना आ गया √2 इंटू h कितना है, h ये है 0.5 आ गया, तो मतलब हाफ, ये कट गया तो कितना आ गया 1 मीटर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1।
क्लियर है, समझे बात, इजी। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये बच्चों को बस इतना रहता है कि यू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट रहता है, बट किस केस में लगती है वो आपको ध्यान में रखना है। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ये कंजर्व्ड होती है कब, कंजर्व्ड ओनली व्हेन conservative forces, only when conservative forces are doing work, conservative forces are doing work, ठीक है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, या फिर आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें वर्क तो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी करते हैं, ठीक है, अगर वो लग रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, तो वो भी लग रहे होंगे तो उनका भी वर्क आएगा, ठीक है। और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे हमने अप्लाई कर दिया कोई फोर्स, तो या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब ये स्टेटमेंट कहती है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क। मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब जैसे अगर फ्रिक्शन लग रही है पर डिस्प्लेसमेंट मान लो कि ज़ीरो आ रही है उस फ्रिक्शन के हिसाब से, ठीक है, या नॉर्मल लग रहा है अगर कोई, तो नॉर्मल के डिस्प्लेसमेंट जो होगी 90 डिग्री पर अगर होगी तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो ऐसे उनका वर्क क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अब आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के नेगेटिव में होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका फंडा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें इसी मेथड से करना हो तो क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा था ये ऐसा ट्रैक दे रखा था, ये ऐसे गया, ठीक है, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का चेंज आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर V निकालनी है, तो V निकालने के लिए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना नीचे आया, 0.5 मीटर्स नीचे आया था, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो। अब क्या करें, अब आप रेफरेंस लेवल ले लो, किसी को ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने ये फाइनल पोजीशन को रेफरेंस ले लिया, तो फाइनल को रेफरेंस ले लिया, तो फाइनल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और यहाँ से एच हाइट ऊपर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में एम जी एच, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वही आया जो हमने पीछे किया था, यही आया, हाफ एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बन गई, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान में रखना। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे या एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये ना हो तभी कंजर्व्ड होगी, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट इनका जो वर्क है वो ज़ीरो होना इज द ज़रूरी कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है। ये भी फंडा क्लियर हो गया। ऐसा भी क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाए कि बताइए कि ये सारे फोर्सेस हैं, कंजर्व्ड कब होगी मैकेनिकल एनर्जी, जब इसका वर्क जीरो, जब इसका जीरो या इसका जीरो, तो वो अब आपको आता है, क्लियर है। आगे चलते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चा ये, अच्छा है। इसमें आपका थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्या मतलब थोड़ा सा छोटू सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगता है। क्या है, वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h, मतलब नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की h है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ h होने का मतलब अगर ये स्प्रिंग ऐसे होता,
अगर ये स्प्रिंग ऐसे होता है, नज़र आ रहा है ये इस कलर में आपको नज़र आ रहा है, चलो ये अगर ये स्प्रिंग ऐसा होता तो स्प्रिंग पे यहाँ पर नेचुरल लेंथ में होता स्प्रिंग तो कोई फोर्स नहीं लगता, तो यहाँ पर रिंग ऐसे ही पड़ी रहती। पर हमने क्या किया, हमने इसको खींच कर स्प्रिंग को इधर ले आए, रिंग इधर आ गई। तो अब क्या दिया हुआ है, K is fixed at the ground and the other is fitted with a smooth ring of mass m which is allowed to slide on a smooth horizontal। तो ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड हो गई, तो ये रिंग इधर मूव कर सकती है या इधर भी कर सकती है, देखते हैं किधर मूव करेगी। तो इन्होंने पूछा है एंगल 37 डिग्री पे इसको छोड़ दिया विद द वर्टिकल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ से इसको छोड़ा तो जब ये स्प्रिंग वर्टिकल हो जाएगा, मतलब जब स्प्रिंग यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, तो इस रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये मूव इधर करेगा क्यों, क्यों करेगा। देखो जब यहाँ पर है तो फोर्स जीरो है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा ना, के एक्स ऐसे इसी डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर मैं ऐसे बना लूँ इसको, अगर मैं ये ऐसे रिंग इधर बनाऊँ और ये ऐसे है तो स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, एलोंगेटेड होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा। तो जो स्प्रिंग का इधर कंपोनेंट आएगा और एक नीचे आएगा, ये वाला नीचे वाला जो कंपोनेंट आएगा ये 37 बन जाएगा। नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा के एक्स cos 37, इसको तो ये नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस कर देगा। ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट उसको रिंग को इधर मूव करवाएगा। तो ये मूव करता करता यहाँ पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, मूव करता हुआ जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा था स्प्रिंग के कारण वो तो जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो हो गया, अब यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है यहाँ से आते हुए, वेरिएबल फोर्स है क्योंकि एलोंगेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फोर्स वेरिएबल है, फोर्स लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर आकर फोर्स जीरो हुआ पर काइनेटिक एनर्जी तो है, तो हमें यहाँ पर आंसर निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ओहो हाँ, देखो क्या बनेगा। पहले तो आपको एलोंगेशन निकालनी पड़ेगी। पहले देखो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। देखो ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, पर ये मूव कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो दोनों के साथ 90 डिग्री हो गया। तो नॉर्मल का वर्क भी जीरो हो गया, ग्रेविटी का वर्क भी जीरो हो गया। क्लियर है। तो मुझे ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने हटा दिया। अंडरस्टूड। अब स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स का तो वर्क लगेगा। तो स्प्रिंग का वर्क कितना होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होती है उसकी एलोंगेशन या कंप्रेशन, अगर हम मान कर चल रहे हैं कि फाइनली वो नेचुरल लेंथ पे आ गया, राइट, ठीक है। या फिर आप हाँ ठीक है, वर्क की बात कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v होगी, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इतनी है, इनिशियल जीरो है। तो आपको क्या मिल गया, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चे आप लोगों को अब v फाइंड करना है। v फाइंड करने के लिए आपको x फाइंड करना पड़ेगा। तो x कितना आएगा बताओ। स्प्रिंग ऐसे था, ग्राउंड पे फिक्स्ड, और ये h दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको दोबारा बनाते हैं अच्छे से। रिंग ऐसे हो गई, ये h हो गया, ये स्प्रिंग ऐसे फिक्स्ड है, ये एंगल 37 डिग्री है। तो x क्या होता है, एलोंगेशन वो क्या आती है, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। तो फाइनल लेंथ तो यही बनेगी। तो ये क्या बनेगा, 37 डिग्री है, तो cos 37 कितना बनेगा, बेस कितना है h, बेस हो जाएगा h डिवाइडेड बाय लेंथ क्या हो जाएगी l। तो यहाँ से l कितना आ गया आपको, h बाय cos 37। तो cos 37 4/5 होता है, तो ये 5h/4 बन गया। तो आपको इसकी फाइनल लेंथ मिल गई, ओरिजिनल लेंथ तो इसकी h थी, तो एलोंगेशन कितनी मिल गई, एलोंगेशन विल बी 5h/4 माइनस h। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, h/4। तो अभी हमने पीछे क्या किया था, अरे कोई बात नहीं, पेज पीछे चला गया। तो हमने क्या किया था, हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी, तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बन गया। तो बस ये इक्वेशन लगा देते हैं। तो क्या बना, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई
h/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर। हमें चाहिए v, तो वी स्क्वायर कितना बन गया k/m h/4 का होल स्क्वायर, और v बन जाएगा इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ k/m इंटू h/4। सो दिस विल बी योर आंसर, h/4 इंटू अंडर रूट ऑफ k/m। क्लियर है, समझे बात? अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। दिखने में ये क्वेश्चन ना पता नहीं कैसा लगेगा किसी को, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप वो पकड़ लोगे तो आपका जो आंसर है वो एकदम मतलब छोटी सी क्वेश्चन बनेगी और आंसर आ जाएगा। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जो लिखा है जो पूछा है वही पढ़ना है, अपनी नहीं मर्जी लगानी कि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिखा हुआ है वहां पर ऐसे सॉल्व किया था, वो काम नहीं करना। देखो, मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h ऑन ए लाइट प्लेटफॉर्म। लाइट है तो मतलब इसका कोई मास नहीं होगा, वेट नहीं होगा, इसका कोई वेट नहीं होगा, तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड नहीं होगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा। ठीक है, चलो ये ज्ञान हमने बटोर लिया। आगे क्या है, टॉप ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग एज शोन। ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉल विल बी मैक्सिमम एट द इंस्टेंट व्हेन कंप्रेशन एक्स इन द स्प्रिंग। पूछा गया है कि जब ये बॉल आएगी ऑब्वियसली नीचे आएगी, ग्रेविटी के कारण नीचे आएगी, ग्रेविटी के कारण नीचे आएगी, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर आया, इस वेलोसिटी के कारण क्या हो गया, यहाँ पर ये ऊपर जाकर बैठ जाएगा उस पैन पे बैठ जाएगा, तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी के कारण इसको फर्दर नीचे मूव करवाएगा। जैसे ही नीचे मूव करवाएगा तो स्प्रिंग भाई साहब अपना काम शुरू कर देंगे, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देंगे kx। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि mg नीचे लग रहा था, अब एक फोर्स एक्स्ट्रा ऊपर आ गया, तो नेट फोर्स क्या लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, mg माइनस f, यही नेट फोर्स लगेगा। क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है kx, k क्या होता है कंप्रेशन इस पर्टिकुलर केस में, तो इनिशियली क्या होगा, mg नीचे है, kx 0 है, क्योंकि जस्ट ये वाला इंसिडेंट जब वो आकर स्ट्राइक किया तो x क्या है 0, तो सिर्फ mg लग रहा होगा। वेलोसिटी यहाँ से आते हुए वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ी, इसके ऊपर गया, ये नीचे आया तो mg तो उतना ही है, पैन का कोई मास नहीं है, सिर्फ मास जो दिया है वही है m, तो mg तो उतना ही है, पर जैसे जैसे नीचे आएगा ऊपर kx बढ़ता जाएगा, पर क्या सडनली kx और mg बराबर हो जाएंगे? नहीं, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा एक टाइम आएगा kx और mg बराबर हो गए। जैसे kx और mg बराबर हो गए उसके बाद क्या होगा, kx और mg जैसे ही बराबर हो गए फोर्स 0 हो जाएगा, जैसे ही ये बराबर हो जाएंगे फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 होने के बाद क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी होगी, अभी भी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी के कारण नीचे जाएगा, जैसे ही नीचे जाएगा x बढ़ जाएगा, kx बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अब kx ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा और नीचे वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अब उसकी वेलोसिटी को वो रोकना कम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, मैक्सिमम स्पीड कब मिल रही है, जब फोर्स 0 होगा, क्योंकि इनिशियली फोर्स वेलोसिटी बढ़ा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी मिली जब फोर्स 0 होगा, उसके बाद वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो इसमें सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, क्या लगेगा सिंपल, अगर सिंपल सी बात करूं कि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब नेट फोर्स 0 होगा। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लगेगा kx, तो mg माइनस kx शुड बी 0, तो यहाँ से x कितना आ गया, mg बाय k, तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? इजी बोलूंगा मैं, क्योंकि आपको बस ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है यार कि वेलोसिटी 0 है, कब वेलोसिटी 0 होगी, जब फोर्स सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से जैसे फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये देखो इजी है। 3 similar cubical slabs, each of mass m and edge b are lying on a ground. Work done to arrange them one over the other is, मतलब इसको यहाँ रखा, फिर इन दोनों को यहाँ रखा, मतलब इसको यहाँ रख दिया, फिर इसको यहाँ इसके ऊपर रख दिया, तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो आपसे पूछा गया कितना वर्क होगा, तो क्या करना है, वर्क निकालना है। क्या चेंज आएगा इसमें, सोचो क्या हो रहा है, सोचो, सब मैं ही सोचूं तो तुम क्या सोचोगे। देखो
हमें इतना पता है कि जब ब्लॉक आ जाएगा, है ना, तो उस केस में मैं इस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर चढ़ाऊंगा तो हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो हमें वर्क करना है, हमें वर्क करना है, तो हमें पता है कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हम स्लोली रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन करवा के उसको रख रहे हैं, बिल्कुल स्लोली, ठीक है। आराम से उठाया रख दिया, आराम से उठाया रख दिया, तो जितना भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही वर्क होगा। अब आपको क्या लिखना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है सारे डब्बों की, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। क्या बनेगा, तो ये देखो एच बी है तो यहाँ पर होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, इसका मास जी, और क्योंकि क्यूबिकल है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म है, तो उसका मास उसके सेंटर पर होगा, तो एम जी बी बाई 2 आ जाएगा। इसकी भी इतनी हो जाएगी, इसकी भी इतनी हो जाएगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई, दैट विल बी दिस। क्लियर। अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि इसका मास तो यहीं पर था, कितने पर, b बाय 2 पर, है ना, पर ये इधर चला गया तो इसका मास कितने पर आ गया, यहाँ पर, यहाँ से b बाय 2, और ये चला गया यहाँ पर तो इसका मास कितना हो गया, यहाँ पर, ये भी b बाय 2। तो हम इसी को रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पर भी हमने इसी को रेफरेंस लिया। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे नीचे वाले डब्बे की एम जी बी बाई 2, इसकी क्या बनेगी, ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, b प्लस बी बाई 2, तो एम जी बी प्लस बी बाई 2 3b बाई 2 बन जाएगा, प्लस इसका कहाँ से चाहिए हमें डिस्टेंस, ग्राउंड से, तो कितना बना b प्लस बी बाई 2, तो कितना बना 2b प्लस बी बाई 2 5b बाई 2 इंटू एम जी। तो यहाँ से आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, 3 5 8 8 9 9 एम जी बी बाई 2। क्लियर है, तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइन डेल्टा यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सो 9 एम बी जी बाई 2 माइनस एम जी बी बाई 2 इंटू 3, तो दिस विल बी 6 एम जी बी बाई 2, तो आंसर कितना बन गया 3 एम जी बी, तो आंसर विल बी 3 एम जी बी। क्लियर है। इसी में आपको अगर ये चीज़ें ध्यान में रख लेना, अगर ऐसा आ जाए कि बकेट है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आपको क्या करना है, सेंट्रो मास का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मास ऑफ वाटर जी इंटू एच बाई 2। अगर ऐसे चेन आ जाए, ये चेन है, कोई हैंग कर रही है, चेन की लेंथ कितनी है, चेन की लेंथ L है, तो अगर मैं इसी को रेफरेंस लेवल ले लूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका सेंट्रोमास, ये यूनिफॉर्म चेन की ही मैं बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए ये आपसे पूछा जाता है नीट में, तो इसका डिस्टेंस नीचे कितना हो जाएगा L बाई 2, तो हमें पता है रेफरेंस के नीचे हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस एम जी एच, और इसका सेंट्रोमास बिल्कुल सेंटर पे लेंगे L बाई 2, तो ये बन जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन। A block of mass 5 kg slides along the quarter of a circle of radius 1 meter. If it starts from rest and comes to rest at the bottom, then the work done by the frictional force is, देखो आपको कहीं पर म्यू नहीं दिया हुआ, म्यू नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आप वर्क कैसे फाइंड करोगे, क्लियर है। पर आपको दिया हुआ है कि स्टार्ट भी रेस्ट से हुआ, आ भी रेस्ट पर गया, मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो क्या लगना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कौन वर्क करेगा, सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। बताइए क्या बनेगा आंसर, कौन कौन वर्क कर रहा है, ऊपर से नीचे कौन लेकर आएगा, ग्रेविटी लेकर आएगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, और यहाँ पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उसको रोकेगी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आएगा। दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल 0 थी, फाइनल भी 0 थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 आ गया, तो इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ये डिपेंड नहीं करता कि पाथ कैसा फॉलो कर रहा है, आया याद। तो इसका मतलब क्या, मतलब ये चीज़ क्लियर है ना, अगर मैं इस मास m को
मैं हाइट h लेकर जा रहा हूँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, ये h ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा। मैं इसको ऐसे लेकर जाऊँ, मैं इसको ऐसे लेकर जाऊँ पर लेकर h हाइट पर जाऊँ तो भी वर्क कितना होगा। मैं इसको ऐसे घुमा फिरा कर ऐसे लेकर जाऊँ यहाँ पर h हाइट पर तो भी इस पर वर्क कितना ही होगा। मैं इसको ऐसे लेकर जाऊँ यहाँ पर h हाइट ऊपर तो भी इस पे वर्क इतना ही होगा बाय ग्रेविटी माइनस mgh। अब यही ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। तो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, ऊपर से नीचे आने में प्लस mgh, तो यहाँ पर यही बनेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है 1 मीटर नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेविटी का वर्क mgh। तो पुट कर दो, वैल्यूज क्या दी रखी है, मास 5 है, g 10 है, h 1 है, तो -50 जूल्स। ऑब्वियसली वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है, फ्रिक्शन ने स्पीड रोकने की कोशिश करनी है, कम करने की कोशिश करनी है, तो इसलिए उसका वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। इसमें ना मैं तुम लोगों को एक पते की बात बताता हूँ। मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है और यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे लेकर जा रहा हूँ ऊपर, क्लियर है, तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगी कितनी, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, याद है म्यू इंटू एन। एन क्या होगा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg का mg कॉस थीटा क्योंकि mg ऐसे लग रहा है, और इधर आएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी mg कॉस थीटा क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे टेंजेंशियली जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, तो नॉर्मल इतना आ गया। फ्रिक्शन कितनी आ गई, म्यू एन मतलब म्यू mg कॉस थीटा, क्लियर है। तो फ्रिक्शन इधर लग रही है, मैं डिस्प्लेसमेंट इधर करवा दी, मैंने डिस्प्लेसमेंट इधर करवा दी कितनी s, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो क्या बनेगा, दोनों के बीच में माइनस एफ इंटू एस, ये बना माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू एस, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, s मैंने माना है, मैंने आपको दिया था l, मैंने s खुद अज्यूम किया है, गिवन है आपको l, क्लियर है। तो यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, मैंने क्या किया, मैंने l और s का रिलेशन निकाला, तो यहां पर देखो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो s कॉस थीटा कितना आ गया, s कॉस थीटा आ गया l, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा माइनस म्यू mg l, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया, क्लियर है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अब ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, अगर मैंने ऐसे कंसीडर किया है, मैंने फोर्स हमेशा सरफेस के, ये जो सरफेस है इसके हमेशा फोर्स पैरेलल लगाया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस केस में जो नीचे एल था वर्क आ गया माइनस म्यू mg l। मान लीजिए ये कुछ ऐसा भी होता, या मान लीजिए ये कुछ ऐसा भी होता, ठीक है, ये L है, यहां पर भी ये L है। अब अगर मैं ब्लॉक को यहां से यहां लेकर जा रहा हूं, कैसे, हमेशा हमेशा फोर्स जो होगा वो इस सरफेस के पैरेलल हो, यहां पर आया तो फोर्स इसके पैरेलल, यहां पर फोर्स पैरेलल, यहां पर फोर्स पैरेलल, हर जगह अगर फोर्स जो है वो पैरेलल हो, किसके, सरफेस के, जो फोर्स हम लगा रहे हैं जिससे हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, अगर ये फोर्स और ये सरफेस पैरेलल, ये सरफेस और ये फोर्स, 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 अगर ये सारे के सारे पैरेलल हैं, यहाँ पर भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो फोर्स भी ऐसे 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 डायरेक्शन बदलता हुआ जाएगा, तो उस हर केस में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों केसेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या बनेगा, माइनस म्यू mg l। इसका प्रूफ करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने हैं उतने टाइम में जितने टाइम में हमारी रिवीजन हो सकेगी, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट आप एक ध्यान में रख लेना, क्लियर है, इंडिकेशन से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, इन द फिगर शोन द 3 kg ब्लॉक इज स्टार्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड ओवर द 7 kg ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है इनिशियली, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 2 ब्लॉक सिस्टम टिल द 2 ब्लॉक्स स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, अज्यूम दैट अपर ब्लॉक डज नॉट, मतलब ये यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा, ये अज्यूम करते हुए हमने सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है व्हेन दे स्टार्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ क्या हो रहा है, कौन कैसे मूव कर रहा है।
बस 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 बस, इतना छोटा नहीं होना भाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं हम, क्लियर है। अब देखो ये दोनों सेम स्पीड में जाएंगे, सबसे पहले होगा क्या, पहले तो वो देखो, ये ऐसे है, इसको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दी। जब इसको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी गई है तो क्या करेगा, ये नीचे वाले ब्लॉक के रिलेटिवली आगे जाएगा। जब आगे जा रहा है तो इसका मतलब है ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगी और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगेगी। अगर दोनों को सेपरेटली ड्रॉ करना चाहो तो ऊपर वाले पे पीछे लग रही है फ्रिक्शन, ठीक है, और नीचे वाले पे आगे लग रही है फ्रिक्शन। तो होगा क्या, ये तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था 3 kg और ये 7 kg है, नीचे तो स्मूथ सरफेस है तो नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी। अब देखो ऊपर वाले की भी अपनी एक एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग रही है, तो इसकी एक्सीलरेशन पीछे नेगेटिव में आ जाएगी, a1 मान लेते हैं, और इसकी एक्सीलरेशन कुछ a2 हो जाएगी। तो क्या बनेगा, a1 कितना बनेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू एम इंटू जी, हाँ कि ना। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर n लग रहा होगा, नीचे इसका 3g लग रहा होगा, तो इनके बीच में ही म्यू दे रखा है, हमें वैसे उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, फ्रिक्शन वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगी फ्रिक्शन की वैल्यू, ये बन जाएगी फ्रिक्शन बाय मास ऊपर वाले का, क्लियर है। तो क्या बना फ्रिक्शन, म्यू एम जी m1 जी बाय m1, m1 कट गया, कितना आ गया म्यू जी। तो ये पहले की एक्सेलरेशन आ गई, नीचे वाले की एक्सेलरेशन कितनी आएगी a2, दैट विल बी फ्रिक्शन बाय नीचे वाले का मास, फ्रिक्शन तो क्या है म्यू इंटू मास ऊपर वाले का 3 है m1 है ना, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इसी मास के कारण आएगी क्योंकि नॉर्मल इसी के कारण है, डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया, क्लियर है। अब आप देखो कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनली, जब दोनों साथ में चलेंगे तो v1 इक्वल टू v2। v1 इसकी बात करते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा था पर एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है तो इसलिए माइनस a इंटू टी हो जाएगा, और ये नीचे वाला इस पर सिर्फ फ्रिक्शन लग रही है, ये इसको एक्सेलरेट करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस a2 इंटू टी, टाइम तो सेम रहेगा, सेम टाइम पे दोनों की सेम वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से क्या बना 10 माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ये 3 म्यू जी बाय 7 इंटू टी, तो यहाँ से 10 कितना आ गया 10 म्यू जी टी बाय 7, तो टाइम कितना आ गया 7 म्यू जी 7 बाय म्यू जी, टाइम कितना आ गया 7 बाय म्यू जी। तो इतने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम। अब उन्होंने पूछा है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, क्या करें अब बोलो। एक तो है तरीका फालतू दिमाग ख़राब करने वाला कि ए एक्सीलरेशन मिल गई, टाइम मिल गया, तो ऊपर वाला देखो कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, नीचे वाला देखो कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एफ डॉट एस करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। यहाँ दूसरा तरीका क्या है, आप ये देख लो कि ये टाइम दिया हुआ है ना, इस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इन दोनों की वेलोसिटी निकाल लो। तो देखो जो 3 kg था वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और टाइम 7 बाय म्यू जी पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 माइनस यू माइनस 80, पूरा लिख लेते हैं u प्लस 80 u प्लस 80, तो वेलोसिटी कितनी होगी 10 माइनस कितना दिया हुआ 10 माइनस ए निकाला था म्यू जी, टाइम कितना आ गया 7 बाई म्यू जी, तो ये कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब पहले वाले की तो वेलोसिटी फाइनल 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। नीचे वाले की बात करें, इसका मास कितना है 7 kg और ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, एक्सीलरेशन इसकी कितनी थी 3 म्यू जी बाय 7, तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस इसका a2 इंटू टी, तो u2 इसका तो u2 कितना है 0 और ये कितना हो गया 3 म्यू जी बाय 7 इंटू टाइम कितना है म्यू जी 7 बाय म्यू जी, टाइम कितना है 7 बाय म्यू जी, तो म्यू जी खत्म 7 खत्म, तो कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एक्सीलरेशन इसकी यही थी ना, हाँ ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन टोटल हो जाएगा पहले के ऊपर वर्क डन जो फ्रिक्शन का हुआ प्लस दूसरे के ऊपर, तो पहले का क्या हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू पहले की वेलोसिटी का
सॉरी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ना, प्लस हाफ इंटू एम दूसरे का मास इंटू दूसरे की काइनेटिक एनर्जी का चेंज। क्लियर है? तो क्या वैल्यूज बनेंगी इनकी, देखो देखो ये बन जाएगा हाफ m1 दिया हुआ था 3, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी 3 का स्क्वायर 9 माइनस इनिशियल 10 थी, 10 का स्क्वायर 100, चलो मैंने 10 स्क्वायर ही लिख दिया, प्लस हाफ इंटू दूसरे का मास 7 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, इनिशियल 0 थी, तो क्या बन गया ये हाफ इंटू 3 इंटू 9 माइनस 100, 9 माइनस 100 माइनस 91 प्लस 9 7 63, 63/2, ये कितना बना माइनस 91, तो ये माइनस 273/2 प्लस 63/2, तो आंसर आ गया आपका कितना बना माइनस 210/2, तो दिस विल बी माइनस 105 जूल्स। सो ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है, समझे बात? तो माइनस 105 जूल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना नीट में, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन मिला है ये वाला, और आपको थोड़ा सा मतलब वहाँ पर हड़बड़ी भी होती है, डर भी होता है, तो टाइम वेस्ट होगा। तो बजाय इसके कि इस क्वेश्चन को आप नीट में सॉल्व करो, पहले आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो छोटे हैं, और जब टाइम फाइनली आप बचा लोगे तब इस क्वेश्चन को करना। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर डिलीवर टू अ बॉडी वेरीज विद पी एज विद टाइम एज पी इक्वल टू 3t², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ना बस वही सिंपल सी बात है, आपको रिलेशन निकालने आने चाहिए कि जो दिया है, जो पूछा है उसके हिसाब से। देखो पावर दे रखी है 3t², तो पावर में मोस्टली आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। पावर हो जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट से एफ वी कॉस 0 एफ वी बन जाएगा। अब मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मतलब मुझे वी चाहिए, तो फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूंगा, पर यहाँ पर मुझे अभी भी v चाहिए, तो मैं एक्सेलरेशन को dv/dt लिख दूँ, एक्सेलरेशन को dv/dt लिख दूँ। तो जब भी आपको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालना है यूजिंग पावर, तो आप हमेशा एक्सेलरेशन को dv/dt लिखो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v dv इज इक्वल टू इंटू एम इज इक्वल टू 3t² dt। तो अब आप देखो कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, एम वी का स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो काइनेटिक एनर्जी बन रही है, तो इसका मतलब आपको यही करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जब टाइम कितना था 2 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी u होगी, जब टाइम 4 सेकेंड था तो फाइनल वेलोसिटी v होगी। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एम वी डी वी, वी की इंटीग्रेशन v²/2, तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम v² फाइनल एंड इनिशियल, सॉरी उल्टा बोल गया मैंने, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स डाल दी इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनी 3t² है तो 3t³/3 बन जाएगा, 3 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया t³ कहाँ से लेकर 2 से लेकर 4 तक। तो ये तो आपका सीधा सीधा फाइनल पुट करेंगे, इनिशियल पुट करेंगे, तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये कितना बन गया 4⁻² माइनस 2⁻², क्यूब 4⁻³ माइनस 2⁻³ क्या बोल रहा हूँ मैं, 4⁻³ माइनस 2⁻³, ये क्या बात हुई 4⁻³, समझ गए ना? ठीक है, तो क्या बनेगा 64 माइनस 8, सो दिस विल बी 56 जूल्स। क्लियर? कहाँ गया? हाँ, आंसर विल बी 56 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये वैसे है भी क्या, फेल आ भी सकती है, कुछ नहीं है, ध्यान से सोचना और क्वेश्चन हो जाएगा। 2 men मूव आइडेंटिकल हैवी बॉक्सेस, मतलब दोनों का वेट बराबर है, सेम डिस्टेंस, तो चीज़ें जो छोटी छोटी कीवर्ड्स होंगे आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, सेम डिस्टेंस अक्रॉस ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो मतलब फ्रिक्शन भी है। फर्स्ट मैन इज पुशिंग हिज बॉक्स वाइल द सेकेंड इज पुलिंग हिज बॉक्स विद a force of same magnitude as shown in the figure, तो बोथ मैन विल डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क चाहिए बेसिकली। तो वर्क के लिए सबसे पहले देखो, वर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब हमें फोर्स की बात करनी है, फोर्स की बात करनी है, तो देखो फोर्स ऑब्वियसली अगर ये राइट साइड मूव करें तो इन दोनों का कंपोनेंट क्या बनेगा, इसका कंपोनेंट इधर बनेगा एफ कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर क्या बनेगा, वो भी एफ कॉस थीटा बनेगा। तो दोनों आदमियों ने बराबर का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस के लिए अप्लाई किया, तो दोनों का वर्क क्या हो जाना चाहिए,
दोनों का वर्क क्या हो जाना चाहिए, सिंपली एफ एस कॉस थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, बोथ द मैन विल डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, ये तो पहली ऑप्शन सही होगी। आगे आ जाएगा फर्स्ट मैन विल डू वर्क मोर देन, गलत हो गया, सेकंड मैन डिलीवर्स मोर एवरेज पावर देन द फर्स्ट वन। तो क्वेश्चंस में पूरा ध्यान से पढ़ लिया करो कि वैसे आंसर पता चल जाता है, ऑप्शन देख कर पता चल जाता है। यहाँ ए एंड डी, ए एंड सी, ऐसे 2 ऑप्शन आ गई ना, मतलब आपको सिर्फ पहली ऑप्शन सही होने पर आगे नहीं बढ़ना, टिक नहीं करना, क्योंकि टिक करने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 ऑप्शन है, फिर अगली ऑप्शन देखो। तो सेकंड तो गलत होगी, थर्ड की बात करते हैं। सेकंड मैन डिलीवर्स मोर एवरेज पावर, एवरेज पावर की बात हो रही है, तो एवरेज पावर क्या होती है बच्चा वाटी बताओ। एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क तो दोनों का सेम आ गया, आदमियों का वर्क सेम आ गया, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालें, देखो टाइम के लिए क्या दिया है, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ, आपको पता चल गया, ठीक है, आपको पता चल गया, सारा मिटा रहा हूँ। तो टाइम क्या होगा, टाइम देखो यहाँ पर फंडा क्या है, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, जैसे ये इधर एफ कॉस थीटा लगेगा, इधर आएगी फ्रिक्शन, जैसे इधर एफ कॉस थीटा लगेगा, इधर आएगी फ्रिक्शन। तो दोनों केसेस में फ्रिक्शन क्या होगी, सेम होगी कि अलग होगी, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें पता है जब हम पुश करते हैं, आपने ये पढ़ रखा होगा, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज ईजियर देन पुशिंग इट। क्यों, क्योंकि जब हम पुश कर रहे हैं तो पुश करने में नीचे भी एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा, वो क्या करेगा, नॉर्मल को बढ़ा देगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि नीचे mg लग रहा था और आपने एक फोर्स और बढ़ा दिया, कंपोनेंट एफ साइन थीटा आ जाएगा, तो ये दोनों नीचे लगे तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में पहले में जो फ्रिक्शन लग रही है वो दूसरे से ज़्यादा होगी, पहले में जो फ्रिक्शन लग रही है वो दूसरे से ज़्यादा होगी। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों का सेम है, एफ कॉस थीटा, यहाँ पीछे लग रही है फ्रिक्शन, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो नेट फोर्स आगे की तरफ कम होगा। एफ कॉस थीटा तो दोनों का सेम है, इसमें फ्रिक्शन पीछे ज़्यादा लग रही है, तो इसमें नेट फोर्स आगे की तरफ कम हो जाएगा, नेट फोर्स कम हो जाएगा तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, फोर्स आगे वाला तो उतना ही लग रहा है, पीछे वाला फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम होने का मतलब नेट फोर्स आगे की तरफ ज़्यादा है, तो क्या हुआ, इसमें जो एक्सीलरेशन है और इसमें जो एक्सीलरेशन है क्या हुआ, a2 एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन a1। तो सेकंड की एक्सीलरेशन जो है, सेकंड की जो एक्सीलरेशन है वो पहले से ज़्यादा आएगी। क्लियर है ना, फिर से बोल दूं, आगे लेकर जाने वाला फोर्स सेम है, पीछे रोकने वाली फ्रिक्शन जो है वो अलग है। जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी पीछे की तरफ, उस पर नेट फोर्स आगे कम होगा तो उसकी एक्सीलरेशन कम होगी, तो इसलिए a1 इज लेस देन a2। क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, हाफ AT स्क्वायर अगर लगाएंगे, s तो सेम हो गया, मतलब जिसका a ज़्यादा उसका t कम, जिसका a ज़्यादा उसका t कम, तो t2 विल बी लेस देन t1। क्लियर है। अब लगा दो आंसर, अब आंसर लगा दो, क्या होगा, वर्क तो सेम हुआ, जिसका t ज़्यादा है उसकी पावर कम हो जाएगी, t किसका ज़्यादा है, 1 का, t 1 का ज़्यादा है तो उसका मतलब t2 का कम हो जाएगा, तो दूसरे का टाइम कम होने का मतलब उसकी ये वैल्यू एवरेज पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्लियर है। तो सेकंड मैन डिलीवर्स मोर एवरेज पावर बन गया आंसर, क्योंकि सेकंड का टाइम कम ले रहा है, टाइम कम ले रहा है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा, ए एंड सी। टडा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब आपको ध्यान रखना इसमें क्या दिया है जो पिछले से अलग है। फिर से आइडेंटिकल हैवी बॉक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉर सेम टाइम, वहाँ पर सेम डिस्टेंस था, यहाँ पर सेम टाइम है, ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। फर्स्ट मैन इज पुशिंग हिज बॉक्स वाइल द सेकंड इज पुलिंग हिज बॉक्स विद द फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो फोर्स भी सेम दे दिया। अब क्या पूछा जा रहा है भाई, बोथ द मैन विल डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। देखो हमें इतना पता चल गया कि इसकी एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इसकी a1 मान लेते हैं, एक्सीलरेशन इसकी a2 मान लेते हैं, तो हमें पता है कहानी तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, तो हमने किसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा निकाली थी, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इसकी एक्सीलरेशन कम हो जाएगी, एक्सीलरेशन कम हो जाएगी तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ 1। अब वर्क निकालना है तो वर्क तो होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर देखो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया सेम टाइम, टाइम सेम है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू a, तो a2 इज ग्रेटर देन a1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, s2 इज ग्रेटर देन s1,
तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये ज़्यादा दूरी तक जाएगा, ये कम दूरी तक जाएगा, तो वर्क क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दोनों का सेम है, एफ कॉस थीटा, पर डिस्प्लेसमेंट अलग आ गई, तो जिसकी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका उतना ज़्यादा वर्क। सो बोथ द मैन विल डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, गलत हो गया। फर्स्ट मैन विल डू मोर वर्क, फर्स्ट मैन का अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट मैन की कम है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड मैन की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और फोर्स तो सेम ही है, दोनों फोर्स सेम है, तो इसका मतलब क्या है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उसी का वर्क ज़्यादा, सेकंड की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, सेकंड मैन विल डू मोर वर्क देन दी फर्स्ट मैन, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, पावर की बात भी हो रही है, पावर की बात भी हो रही है, सो बोथ विल डिलीवर सेम एवरेज पावर, होगा कि नहीं होगा। वर्क क्या है, वर्क तो ज़्यादा ही आ गया ना, वर्क ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ 1, और टाइम दोनों का सेम दे रखा है, तो एवरेज पावर में टाइम सेम है पर वर्क डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब है पावर एवरेज सेम नहीं होगी, तो आंसर विल बी 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है कि बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड u मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ ट्वाइस इट्स मास। मतलब ये एक मास m हो गया, u से जा रहा था, यहाँ पर एक स्टेशनरी मास 2m है जो क्या है, रेस्ट पर है, ये इसने इसके साथ हेड ऑन कोलिजन मारी, तो कोलिजन जब होती है तो ड्यूरिंग दी कोलिजन एक दूसरे पे फोर्स लगता है ना, ऐसे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के दौरान क्या होगा, उनका मोमेंटम चेंज होगा, तो उन्होंने फोर्स भी ऑब्वियसली वेरिएबल होगा, तो फोर्स और टाइम का ये ग्राफ दे दिया गया है। तो आपको इतना पता है ना कोलिजन में क्या चीज़ होती है, ये आ रहा था तेज़ी से, टक्कर हुई तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये भी जो रेस्ट पर था इसको भी धक्का लगेगा, इसका भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो कोलिजन में पार्टिकल्स का इंडिविजुअली अकेले अकेले पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होता है, पर दोनों को एक साथ लें मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि जितना फोर्स इस पे उतना फोर्स इस पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तो पूरे सिस्टम में दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व। पर अकेले अकेले मास को देखेंगे तो उनका मोमेंटम तो चेंज होगा। अगर ऐसा ही होता ही है ना, तुम भाग रहे हो, तुम्हारी टक्कर होगी तो तुम्हारी वेलोसिटी कम होगी ना, तो तुम्हारा मोमेंटम तो चेंज हो गया। तो बेसिकली ये फोर्स तो दोनों पे लगेगा, दोनों पे लगेगा, इस पे अगर एक पे एफ आगे लग रहा है तो दूसरे पे पीछे लगेगा, है ना। तो अब बात करते हैं, तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या देगा, ये ग्राफ देगा दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ग्राफ से यहाँ से एफ टी ग्राफ है, तो मोमेंटम चेंज क्या होता है, मोमेंटम चेंज इज एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, ग्राफ का एरिया कितना हुआ, ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इज एफ नॉट एंड बेस इज टी, तो इतना मोमेंटम चेंज हुआ, किसका चेंज हुआ, दोनों का, दोनों के चेंज हो गए ना, ये आया टकराया, ये इसके साथ टकराया, तो दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा सेम टाइम के लिए, तो दोनों का मोमेंटम चेंज सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको वेलोसिटीज फाइंड करनी है दोनों की। तो क्या लगेगा, देखो यहाँ पर मैं अगर आपको जनरल बताऊँ, ये u1 से जा रहा है, मास m1 है, ये u2 से जा रहा है, मास m2 है, तो कोलिजन में बच्चे मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। आफ्टर कोलिजन ये m1 अगर v1 से जा रहा है, ये m2 अगर v2 से जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो पहला कितना बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखो पहले का मोमेंटम, पहले का मास m दे रखा है, वेलोसिटी u दे रखी है, दूसरा रेस्ट पर था, फाइनली ये m इंटू वी वन प्लस 2m इंटू वी टू। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ, m से m कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको रट्टा नहीं सिखा रहा। इसका वो इलास्टिक कोलिजन वाला फॉर्मूला आता है एक बड़ा सा, वो नहीं याद करता मैं, मुझे तो नहीं, मतलब आप याद कर सकते हो तो कर लो, बट ये बहुत बेटर रहता है। तो u इज इक्वल टू वी वन प्लस 2v2, क्योंकि जब भी कोलिजन होनी है मोमेंटम कंजर्व्ड रहना ही रहना है। साथ में कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन की रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आपके लिए हमेशा अवेलेबल होती है। तो दूसरी कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाओ, ये क्या बनेगा, v2 बाय माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये लगाओ। हेड ऑन
इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू 1 आ जाएगी, v2 माइनस v1 हो जाएगा। u1 कितना था, u1 कितना था u, और ये कितनी थी इसकी वेलोसिटी 0। तो यहाँ से क्या बना, आपके पास बन गया v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू यू, और एक इक्वेशन यहाँ से ये क्या बन गई 2v2 प्लस वी1 इज इक्वल टू यू। मैंने इन दोनों को इसको थोड़ा सा रीऑर्डर कर दिया, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 3v2 इज इक्वल टू 2u, v2 कितना हो गया 2u/3। ये वेलोसिटी मिल गई फाइनल वाले की। तो बस अब क्या करना है, मोमेंटम चेंज हमें पता है, अब इक्वेशन लिखनी है। मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा 2m, हम इसके लिए देख लेते हैं क्योंकि मोमेंटम चेंज दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए आगे होगा तो दूसरे के लिए पीछे होगा, मैग्नीट्यूड क्लियर है। तो इसके लिए क्या बनेगा 2m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विच इज f0t/2। क्या बन गया 2m इंटू 2u/3 इज इक्वल टू f0t/2। तो यहाँ से आपका कितना बन गया 2 2 2 8, तो कितना बन गया f की वैल्यू आ गई, f0 की वैल्यू आ गई 8mu/3t, 8mu/3t, 8mu/3t। क्लियर है। अच्छा था, कोलिजन हुई, मोमेंटम चेंज हुआ, दोनों पार्टिकल्स का, दोनों का मोमेंटम चेंज होगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पर उसका मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा, तो हमने वही लॉजिक लगा लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। Two bodies of mass 2 kg and 3 kg are moving towards each other with a speed this and this respectively 10 seconds after a head-on elastic collision. Separation between them will be। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आपको शायद लेंथी लगे। ये 2 kg कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईच अदर है, तो ये 3 kg है, ये इधर जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकेंड से। वही कॉन्सेप्ट अभी लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। तो फाइनली ये मुझे नहीं पता v1 से जा रहा होगा, ये मुझे नहीं पता v2 से जा रहा होगा, तो मैं इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ। इसका क्या बनेगा 2 इंटू 5 राइट साइड है तो पॉजिटिव वैल्यू, प्लस इसका क्या बनेगा 3 इंटू लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव में आ जाएगा, 3 इंटू -8 ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल क्या बनेगा, इसका मास कितना है 2 इंटू वी1 प्लस इसका कितना है 3 इंटू वी2, कितना बना 10 माइनस 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। बच्चे आप वो बड़ा सा जो फॉर्मूला होता है 2m1v1 वाला, ये वाला सारा फॉर्मूला बाय m1 प्लस m2 वाला कुछ याद आ रहा है, वो याद रख सकते हो याद आ रहा है मतलब तुम लोगों को याद है तो सीधा लगा दो, अगर नहीं याद आ रहा तो मत कोशिश करो याद करने की, आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर आ जाएगा। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वाली डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन ए की वैल्यू 1 है, v2 माइनस वी1, u1 कितना है, ये इधर जा रहा था तो 5, ये इधर आ रहा था तो -8। क्लियर है। क्यों किया, हमें डिस्टेंस निकालना है ना दोनों के बीच में आफ्टर कोलिजन, तो पहले फाइनल वेलोसिटीज पता चलेंगी तभी तो निकालेंगे। क्या बन जाएगा ये v2 माइनस वी1 इज इक्वल 5 माइनस -8 13, ये दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी वो मुंबईया भाषा में कहता अभी चमका मेरे को, मतलब ये इंडिविजुअली फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझसे पूछा है 10 सेकेंड्स आफ्टर ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में सेपरेशन चाहिए, तो रिलेटिव सेपरेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये v2 माइनस वी1 रिलेटिव ही तो बनेगा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, रिलेटिव वेलोसिटी बन गई 13 इंटू टाइम 10 सेकेंड, सीधा सीधा 130 मीटर्स आंसर आ जाएगा। ऐसे ही होता है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ऐसे ही होता है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने जब सॉल्व करना शुरू करना और क्या पूछा गया है दोनों को दिमाग में रखा तो आपको पता चल जाएगा। मैं क्या करता, इन दोनों को सॉल्व करता, v2 निकालता, v1 निकालता, फिर मैं v2 इंटू टी, v1 इंटू टी, फिर मैं आंसर निकालता, ये करता।
यहाँ पर मुझसे रिलेटिव सेपरेशन पूछ ली गई, तो इसका मतलब मुझे ये सब करने की भी, मोमेंटम कंजर्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन इसी इक्वेशन से हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला ड्रिवन हो जाते तो आपको जो एक शॉर्ट मेथड से हो जाता आपका क्वेश्चन, वो नहीं कर पाते। आप बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखते, उसमें गलती होने के चांसेस थे, फिर आप उसको सॉल्व करते, वेलोसिटीज निकालते, फिर अपना आंसर निकालते। तो ये इतने में ही आपका हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है, ये हम ना भी करें, सिर्फ इतना पार्ट करें, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस वॉज योर वर्क एनर्जी पावर। अब अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख, सॉरी हिचकी आ गई। अब अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना और नीट के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर।